गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्नर के सिद्धांत को लाइन बाय लाइन समझेंगे और सारे परिभाषा को आज समझेंगे कि केंद्रीय परमाणु क्या होता है, प्रति आयन क्या होता है, संकुल क्या होता है, उपसा संयोजन यौगिक क्या होता है और अंत में प्रभावी परमाणु संख्या भी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का उपसा संयोजन का दूसरा पेज निकाल लेंगे, जहां लिखा है वर्नर ने 1898 में उपसा संयोजन यौगिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। तो क्या है? पहला, उपसा संयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती है, प्राथमिक तथा द्वितीयक। तो जैसे पहला जो है क्या है भाई कि अगर हमने कोई यौगिक लिख दिया K4 FeCN6, तो ये जो धातु है Fe ये दो तरह का संयोजकता को दिखाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जैसे अगर प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता इस यौगिक का क्या होगा, तो देख लेते हैं प्राथमिक और द्वितीयक होगा क्या। तो सबसे पहले प्राथमिक हमेशा ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करेगा और द्वितीयक निर्भर करेगा उपसा संयोजन संख्या, जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो इसकी संख्या कितनी है? 6, और ये एक दंतुर है तो 1 गुना 6 मतलब इसका द्वितीयक संयोजकता हो गया 6। ऑक्सीकरण संख्या जो है 4 + x - 6 = 0, तो x = हो गया +2। तो ये हो गया प्राथमिक संयोजकता। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दिखलाती है, प्राथमिक और द्वितीयक। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीय होती है, मतलब आयनीकृत होती है तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। अब इसका मतलब क्या है कि ये ऋणात्मक से ही संतुष्ट क्यों होता है? तो आयनीकृत तो समझ में आ रहा है कि जो आयन को दिखलाता है या तो धनात्मक आयन या तो ऋणात्मक आयन, लेकिन ऋणात्मक के ही द्वारा संतुष्ट क्यों होती है प्राथमिक संयोजकता? यदि हमने कोई प्रश्न में लिख दिया NiCO4, ठीक, फिर हमने प्रश्न में लिख दिया NiCl2CO2, ठीक, फिर हमने प्रश्न में लिख दिया NiCl4। अब क्या है भाई, पहला जो आपका यौगिक है इसमें CO कार्बोनिल है, कार्बोनिल उदासीन होता है। क्या होता है भाई? उदासीन। यदि हम इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 0 होगा। तो हमने देखा जब उदासीन आयन उपस्थित, उदासीन लिगेंड उपस्थित है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 आता है, ठीक। दूसरा प्रश्न में हमने देखा क्लोरीन ऋणात्मक है और ये उदासीन है। तो अबरी हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाला तो x - 2 + 0 = 0, तो यहां आ गया x = +2। तीसरा प्रश्न में सिर्फ ऋणात्मक है तो x - 4 = 0, तो x बराबर हो गया +4। तो हमने देखा यदि प्रश्न में ऋणात्मक आयन नहीं होता है तो उस यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। यदि प्रश्न में ऋणात्मक और उदासीन दोनों उपस्थित है फिर भी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक पर ही निर्भर किया। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो तीसरा पॉइंट जो है वह द्वितीयक संयोजकता का है। किसका है? द्वितीयक संयोजकता का। द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनीय होती है। ये उदासीन अणु अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। मतलब ये दोनों पे निर्भर करेगा। कैसे? जैसे हमने जो क्वेश्चन लिखा, क्योंकि भाई द्वितीयक संयोजकता जो है वह संख्या को बतलाता है, और संख्या में उदासीन हो या ऋणायन हो या धनायन हो, बस सबको हमको जोड़ देना है। तो जैसे यदि प्रश्न में ये जो प्रश्न है क्या है, Ni है, Cl2 है और CO2 है, तो ये भी दो लिगेंड टोटल हो गया 4। तो ये संख्या पर निर्भर है। यहां भी भाई Ni है, CO का 4 है, तो इसमें भी सीधा गिन देना है, कितना हो गया 4। इसमें भी गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है दोनों पे निर्भर करता है। प्राथमिक निर्भर करेगा ऑक्सीकरण संख्या पे, ऋणात्मक पे, लेकिन द्वितीयक निर्भर करेगा उदासीन और ऋणात्मक दोनों पर। अब नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि द्वितीयक संयोजकता जो है उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी भी धातु के लिए समानता निश्चित होता है। जैसा हमने कल बताया था कि यदि कोई क्वेश्चन है Fe है और हमने Cn के जगह पे 5 रख दिया तो यह प्रश्न गलत है, क्योंकि हमने बताया था आयरन जो है, लोहा जो है, वो हमेशा 6 लिगेंड को रखेगा, परंतु जब कार्बोनिल आएगा तो सिर्फ 5 गो। इस कंडीशन में सिर्फ 5 होगा, ना कि 6 ना 4। इस कंडीशन में हमेशा 6 होगा। तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ जाना चाहिए। अब चौथा पॉइंट क्या है कि धातु के द्वितीयक संयोजकताएं से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसह संयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है जिसका मतलब अर्थ होता है जिसका दूसरा स्थान नहीं हो, मतलब निश्चित स्थान। निश्चित स्थान को कहा जाता है दिक् स्थान। मतलब कि इसे हम लोग समन्वय बहुलक भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मतलब भाई कि जैसे चांद अपने ही जगह पर स्थित है, सूर्य अपने जगह पे स्थित है, पृथ्वी अपने जगह पे स्थित है। पुराने समय में कहा जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, लेकिन हमें पता चला आधुनिक समय में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो उसी तरह कि कोई भी यौगिक का जो आकृति है वह निश्चित है। कैसे निश्चित है? अगर हमने आपको बोला कि CH4 मीथेन है, इसका आप आकृति बताएं, संरचना बनाएं, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हड़बड़ी में रहेंगे या नहीं पढ़े अच्छा से है तो बना देंगे ये, तो ये गलत हो जाएगा। क्या है भाई? क्योंकि मीथेन का जो आकृति है वह चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है। मतलब उसका आकृति हमेशा हीरा के तरह बनेगा, डायमंड के जैसा। तो इसका मतलब यही है, यहां यह हाइड्रोजन का जो स्थान है वो फिक्स स्थान है, निश्चित स्थान है, इसी को कहा जाता है दिक् स्थान। तो हम लोगों ने वर्नर के सिद्धांत के 4 अवधारणा को समझा। अब हम लोग देखेंगे कि उपसह संयोजन का परिभाषा क्या होता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि उपसह संयोजन यौगिक का परिभाषा क्या होता है। जब हम लोग इतना प्रश्न बना लिए, अब इसको समझने में जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी। जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायन, ऋणायन का मतलब बता चुके हैं, कौन कौन होगा भाई?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, CN, NCS, NO2, NO3, NCS है ना। उदासीन मतलब H2O, NH3, CO, EN। अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब होता है जुड़ा रहना, इसे ही उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इस यौगिक में समानतः डी ब्लॉक के तत्व भाग लेते हैं। तो क्यों भाई डीए ब्लॉक का भाग लेता है? एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, एफ ब्लॉक भी है। तो इसका कारण है कि डी ब्लॉक संक्रमण तत्व होता है। संक्रमण का मतलब होता है जिसके पास ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग प्रकार का हो, और डी ब्लॉक का जो तत्व होता है उसका घनत्व का मान जो है, घनत्व मतलब डेंसिटी, वह बहुत अधिक होता है। इसी के कारण यह जटिल यौगिक है। जैसे लोहा में टाटा है और चप्पल जूता में बाटा, आदमी में नाटा, बहुत मजबूत होता है, बहुत जटिल होता है। उसी प्रकार डी ब्लॉक का तत्व बड़ा जटिल है। इसमें लोहा भी देखिए आ रहा है। तो जनरली आप जितना क्वेश्चन देखिएगा केंद्रीय परमाणु आपका डी ब्लॉक का ही तत्व होगा। तो डी ब्लॉक होता भाई 4 गो है, 3D, 4D, 5D या 6D। 6D अपूर्ण है। जो 3D है ये शुरू होता है 21 से, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30। आपको परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या पढ़ेंगे तो उसमें उसका उपयोग होगा। याद कैसे करेंगे? स्कैंडियम का हो गया SK, टाई वेने क्रोमैग्नी लोकोनीताजा, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये 39 से शुरू होगा ET और खत्म होगा 48 पे। ET, जिरको, नियो, मल्ली, टेक्नी, रूथी, रोहडी, पेले, चांद, कैड, मतलब इटरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मलीबेडनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोहडियम, प्लेडियम, अर्जेंटेनम जिसको सिल्वर चांदी कहेंगे, और कैडमियम। ये याद रखना है। 57 होता है और यहां से शुरू हो जाता है 72 से लेके ये जाएगा 80 तक। तो क्या होगा? ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टम, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, औरम, गोल्ड और मरकरी को हाइड्राजियम कहते हैं। तो डी ब्लॉक का घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत जटिल होता है, इसलिए यह जटिल यौगिक का निर्माण भी करता है। अब हम लोग को परिभाषा देखना है। उपसहसंयोजन सत्ता क्या है, केंद्रीय परमाणु क्या है, लिगैंड क्या होता है, समन्वय मंडल क्या है, और होमोलैपेटिक और हेट्रोलैपेटिक यौगिक क्या होता है। अब हम लोग ये सब पे डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है उपसहसंयोजन सत्ता। सत्ता का मतलब होता है साम्राज्य। जैसे बाहुबली में साम्राज्य था माहेशमती का, उसी तरह का साम्राज्य होता है, मतलब जिसमें सब चीज उपस्थित हो। मंत्री हो, राजा हो, रानी हो, आपका जनता हो, आपका महल हो, उसको कहते हैं सत्ता। तो उपसहसंयोजन सत्ता में सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब क्या है कि भाई उसमें केंद्रीय परमाणु भी आएगा। क्या क्या आएगा देख लेंगे ध्यान से। सत्ता में ये प्रति आयन भी आएगा। प्रति आयन याद रखना है कि
ब्रैकेट के बाहर मतलब गुरु कोष्टक के बाहर कुछ भी हो उसको हम लोग प्रति आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रति आयन। तो इसमें क्या है? सत्ता में प्रति आयन आ गया भाई, दूसरा केंद्रीय परमाणु आ गया भाई, तीसरा लिगैंड आ गया। मतलब सब कुछ आ गया, उसी को हम लोग कहेंगे उपसा संयोजन सत्ता। दूसरा नंबर में केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? सुनना है ध्यान से कि गुरु कोष्टक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर धातु जो उपस्थित होता है उसको ही केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और केंद्रीय परमाणु का ही हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या करते हैं? ज्ञात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, केंद्रीय परमाणु जो है वह धातु होता है। क्या होता है भाई? धातु। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है उसका दूसरा नाम है लुईस अम्ल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लुईस अम्ल। ये तो इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग इसको लुईस अम्ल कहेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन रागी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रॉन जो रागी है, रागी का मतलब होता है मोहब्बत करना, प्यार करना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन रागी को ही हम लोग कहते हैं पाई एक्सेप्टर, पाई को ग्रहण करने वाला। ये ऑर्गेनिक में है। तो भाई धातु का नाम है लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। ठीक है। और हम इसको कैसे समझेंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको ही हम लोग कहेंगे लुईस अम्ल। तब ना, जिसके पास जो चीज का कमी रहता है वही चीज वह चाहता है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। इसलिए हो गया इलेक्ट्रॉन रागी। क्योंकि धातु और लिगैंड के बीच जो है उपसह संयोजक बंधन बनेगा, जिसमें लिगैंड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देता है धातु को। धातु क्या करता है? ग्रहण करता है। इसी कारण इसको हम लोग लुईस अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? लुईस अम्ल। तो अब जो है लुईस अम्ल कहेंगे, जैसे हल्का से एक देख लेते हैं कि एल्युमिनियम जो है AlCl3, तो अल्युमिनियम जो है जनरली बंधन जो बनाता है वह आयनिक बंधन होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। जैसे AlCl3 जो है वह सहसंयोजक बंधन का भी निर्माण करता है। अल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है भाई, 2, 8, 3। ठीक है। क्लोरीन का सब जानते हैं। तो इस केस में अगर एल्युमिनियम साझा करेगा, देखिएगा ध्यान से, क्लोरीन का तो 8 पुर गया, लेकिन क्या है एल्युमिनियम का 8 पुरेगा नहीं। तो एल्युमिनियम का कितना पूरा है? 6 पूरा है। और उपसंयोजक यौगिक में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा एल्युमिनियम वाला भी क्वेश्चन। तो हम कहना चाह रहे हैं यहां एल्युमिनियम का 2, 2, 4, 2, 6 अष्टक नहीं पुर पाया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस अम्ल का मतलब समझेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब हम लोग इसको उतारेंगे और अब अच्छी तरीका से लिगैंड पढ़ेंगे। तो अब हम लोग को लिगैंड पढ़ना है, जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिगैंड
क्या होता है भाई, लुईस क्षारक। लुईस क्षारक मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है। जैसे आपका केंद्रीय धातु परमाणु जो था वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, तो ये लुईस अम्ल हो गया। ये आपका देता है तो ये लुईस क्षारक है। इसको पाई इलेक्ट्रॉन दाता भी कहेंगे, ऑर्गेनिक में इसको नाभिक रागी या न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे। लिगेंड का प्रकार क्या है, एक दंतुर है, द्विदंतुर है और बहुदंतुर है। मतलब इंग्लिश में इसको यूनिडेंटेड कहेंगे, यूनिडेंटेड, इसको कहेंगे बायडेंटेड, इसको कहेंगे पॉलीडेंटेड। तो भाई एक दंतुर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सबके पास एक माइनस आवेश है, और ये जब एक माइनस को त्याग करेगा तो एक ही माइनस ना है, तो जब एक माइनस को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा धातु को, इसलिए इसका नाम एक दंतुर है ये सब का। लेकिन अब इसमें किसी को डाउट हो जाए, सर SO4 पे 2 माइनस है और CO3 पे भी 2 माइनस है, फिर भी आप उसको एक दंतुर में ही रखे, क्यों? तो याद रखिएगा, पैसा हो जाने से कोई राजा नहीं होता। राजा होने के लिए उसको अपने पैसा का सही उपयोग करना पड़ता है। अब जैसे मेरे पास पैसा बहुत सारा है या आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर आपसे कोई मांगने आ जाए, आप उसको नहीं दे तो पता चलेगा उसको क्या इसके पास अपने पैसा नहीं है। तो जो दिखता है वह होता नहीं है। SO4 के पास 2 माइनस है, लेकिन जब भी वह अभिक्रिया में भाग लेगा तो सिर्फ एक माइनस ही अभिक्रिया में वह त्याग करेगा। उसी तरह CO3 जो है उसके पास भी 2 माइनस है, तो वह भी सिर्फ एक को ही त्याग करेगा। समझ में आ गया है? चलिए ठीक है सर, इस पता चल गया इसमें माइनस है, कैसे -2 पता चल गया। लेकिन उदासीन को हम कैसे पता करेंगे कि ये एक दंतुर ही होगा या ये द्विदंतुर ही होगा? तो जैसे NH3 है, इसको अमोनिया कहते हैं। कभी कभी जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसका नाम अमाइन हो जाता है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो फिर इसका नाम एमिनो हो जाएगा या फिर अमाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले उदासीन को चेक करने का तरीका है कि उसमें जो है निर्जन जोड़ा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। निर्जन जोड़ा इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं? लॉन पेयर या एकाकी युग्म। मतलब क्या है कि वैसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसको ही हम लोग कहते हैं निर्जन जोड़ा, लॉन पेयर या एकाकी युग्म। तो कैसे पता करेंगे? तो उसका संरचना बना लीजिए। जैसे हमने अगर संरचना बनाया NH3 का, ठीक है भाई, 3 गो हो गया हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा है? एगो। इसलिए ये एक दंतुर है। Pi का मतलब होता है पाइरिडीन या पिरिडीन इसको बोला जाता है। सूत्र इसका होगा C5H5N। जल्दी ऑर्गेनिक में इसको पढ़ना है आप लोग को, तो ऐसा इसका चित्र बनेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। तो यहां पे भी सिर्फ एक लॉन पेयर होता है, इसलिए यह भी क्या है? एक दंतुर है। अब कोई बोला सर H2O भी बता दिए। जब आप H2O का संरचना बनाइएगा तो H2O के पास 2 गो है निर्जन जोड़ा, लेकिन अभिक्रिया में सिर्फ एक भाग लेगा, इसलिए ये सब एक दंतुर कहे जाएंगे। अब हम लोग द्विदंतुर की ओर चलेंगे। OX को ऑक्सलेटो कहते हैं और इसी का फुल फॉर्म C2O4 होता है। ऑक्जेलिक एसिड जब 2 हाइड्रोजन का त्याग करते हैं तब तो ऑक्सलेट का निर्माण होता है,
ऑक्जेलिक एसिड सामान्यतः टमाटर में पाए जाते हैं। तो C2O4 है, तो इस पे जो है भाई आपका जो संरचना बनाइएगा तो इस पे 2 माइनस ही बनेगा। कितना बनेगा? 2 माइनस। या तो आप थोड़ा और अच्छा से बना सकते हैं समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर को। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसको याद रखना है आपको हमेशा। एक दो 3 4, तो ये माइनस यहां पे हो गया। ठीक है, ऑक्सलेट के बाद जो EN है ये भी इसका संक्षिप्त रूप है। इसका पूर्ण रूप है इथेन 1,2 डायअमाइन। जो हमने सूत्र लिख दिया, क्या लिखा है? इथेन 1,2 डायअमाइन। तो जब आप इसका संरचना बनाएंगे, 2 कार्बन है, दे देंगे भाई 2 कार्बन। NH2 है, ये भी N है, H है, H है, यहां भी भाई N है, H है, H है। कार्बन का देखिए 4 पूर गया, हो गया। अब यहां पे भी एक निर्जन जोड़ा है, यहां भी ये दोनों अभिक्रिया में भाग लेगा, इसी कारण यह भी क्या है? द्विदंतुर है। अब हम लोग को पढ़ना है EDTA। इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायएमीन टेट्रा एसीटेट या इथेन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये पॉलीडेंटेड का प्रॉपर्टी क्या है। अब कोई लग रहा होगा सर ये इस पे 4 आवेश है तो ये चतुर्दंतुर होगा। देख लेते क्या होता है, इसको थोड़ा उतार लेंगे आप लोग जल्दी से। तो जैसे EDTA है, EDTA इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो पता चल रहा है कि एसिटिक एसिड विनेगर जिसको कहते हैं, मैथेनोइक अम्ल जिसको कहते हैं, जब एक हाइड्रोजन जाता है तो वह बन जाता है एसीटेट। तो पता चल रहा है इथेन है तो 2 कार्बन है, दे देंगे 2 कार्बन। फिर क्या है भाई? डायअमाइन है, 2 गो नाइट्रोजन भी आ जाएगा। एसीटेट के गो है, 4 गो है। कार्बन का भी देख लेना है 4 बॉन्ड। और अच्छा से इसको तोड़ के बता देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को पूरा देंगे। कितना हो गया भाई? 1 2 3 1 4, यहां भी 4 हो गया। तो यही है आपका, देखेंगे इथिलीन 2 कार्बन हो गया, इथिलीन डायएमीन 2 गो नाइट्रोजन हो गया, 4 गो एसीटेट है। तो 1 2 3 और 4। तो भाई अब बुक में लिखा हुआ है कि यह 6 दंतुर है, हेक्साडेंटेड है। तो सर तो आवेश तो यहां 4 गो है, तो देखेंगे अच्छा से गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसी कारण
ईडीटीए को छह दंतुर हम लोग कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपका समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल जो होता है वह उपसा संयोजन के सत्ता के अंदर आता है। याद रखना है कि यदि हमने जैसे समन्वय मंडल जैसे हमने लिख दिया K4 FeCN6, ध्यान देना है। तो ये जो ब्रैकेट वाला सारा टर्म है इसको ही हम लोग कहेंगे समन्वय मंडल, और ये पूरा टॉपिक हो जाएगा उपसह संयोजन सत्ता। लेकिन कुछ कुछ प्रश्न जैसे अगर हमने लिख दिया NiCO4 तो ये क्या होगा, तो ये होगा उपसह संयोजन, क्योंकि ये उदासीन है, उपसह संयोजन सत्ता भी हो जाएगा और समन्वय मंडल भी हो जाएगा। याद रखना है यदि प्रश्न में प्रति आयन नहीं हो तो समन्वय मंडल और उपसा संयोजन सत्ता दोनों एक ही जैसे व्यवहार को करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।